बड़ी खुशी है आप लोगों के साथ ये टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। आग ही आग, हर इंसान किसी जमाने में जीरो ही रहता है। डू यू ऑल एग्री? हर इंसान किसी जमाने में जीरो रहता है और फिर वो तैयारी करता है जीत की और वो फिर हीरो बनने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे किसी जमाने का ये जीरो था, किसी जमाने में ये भी जीरो था, किसी जमाने में अगर आप देखेंगे ये भी जीरो था, किसी जमाने में ये भी बड़ा जीरो था, किसी जमाने में ये भी बड़ा जीरो था, किसी जमाने में ये लेडी भी बड़ी जीरो थी। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर इंसान जो आप यहां पर देखेंगे किसी जमाने में ये भी जीरो था, किसी जमाने में इतना बड़ा कंपनी चलाने वाला जयप्रकाश गौर जो जेपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को चलाने वाला, या गाड़ी जो सोप बनाते हैं ये वाला आदमी, ये लोग सब लोग एक जमाने में जीरो थे। भंवरलाल जैन 5,000 करोड़ का कंपनी चलाता है। शहनाज हुसैन जो ब्यूटी का क्वीन मानी जाती है। इस तरह से लक्ष्मी मित्तल जो दुनिया में सबसे बड़े पैसे वाले आदमियों में से गिना जाता है। और अगर आप देखेंगे ब्रिजमोहन मुंजल जो हीरो होंडा का मालिक है, ये भी कुछ नहीं था, एक जमाने में साइकिल का पार्ट्स बेचते थे ये लोग। और अगर आप देखेंगे जो पेप्सी को चलाती है इंदिरा नुई जो चेन्नई की रहने वाली और अमेरिका में बैठती है, किसी ज़माने में ये भी चेन्नई की गलियों में ज़ीरो थी। धीरूभाई अंबानी भी ज़ीरो था। शिखा शर्मा जो आज एक्सिस बैंक चलाती है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक, ये भी एक ज़माने में ज़ीरो थी। नंदन नीलकनी जिन्होंने इन्फोसिस को शुरू किया, ये भी एक ज़माने में ज़ीरो थे। और आज के तारीख में इंडिया का सबसे नंबर 1 पैसे वाला आदमी, आज के तारीख में इंडिया में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसे वाला आदमी का नाम है दिलीप सांघवी। आज इंडिया का इस वक्त 10:30 बजे इंडिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है दिलीप सांघवी। एक जमाने में आज से 30 साल पहले ये भी जीरो था। सन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक माना जाता है। आज मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसा है इसके पास। मरीको इंडस्ट्रीज जो पैराशूट बनाती है, पैराशूट वगैरह बनाती है, वो कंपनी का जो मालिक है वो भी एक ज़माने में। सुनील मित्तल जो आज एयरटेल चलाता है और एक ज़माने में गली गली में जाके टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट्स को बेचता था और एक एक गली में जाके जनरेटर को बेचता था अपने स्कूटर में जाके, वो गली गली में स्कूटर में जाके जनरेटर को बेचता था नॉर्दर्न इंडिया में। एक ज़माने में ये भी जीरो था। एक जमाने में सरदार वल्लभ पटेल भी जीरो थे। एक जमाने में ये लोग सब जीरो थे। एक जमाने में ये भी जीरो था और एक जमाने में ये भी जीरो था। ये हीरो बन के जीरो फिर हो गया, ये हीरो बन के फिर जीरो हो गया और इसके बाजू में जो आदमी है वो हीरो का हीरो ही रह गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी हीरो बनता वो जीरो वापस नहीं बन सकता, और ये जरूरी नहीं है कि जो जीरो है वो हीरो बन नहीं सकता, ये भी जरूरी नहीं है। और किसी जमाने में ये भी जीरो था। मुझे याद है मैं साहब को मिला था, मोहम्मद माजिद साहब को मिला था 2007 में केरला में। मुझे याद है मैं इनको मिला था, मेरे बाजू में बैठे थे, मैंने टॉक दिया था हाउ टू टेक बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। 2007 की बात है, कोचिन में ताज रेसिडेंसी की बात है। उस जमाने में मैंने एक बहुत बड़ा शो किया था और उसके बाद इनको भी बुलाया गया था, तभी मैं इनसे मुलाकात की थी। 2007 की बात है, जनवरी 12 की बात है। तो ये इंसान को मैं तब से जानता हूं, तो आपको इस कंपनी में विश्वास न करने का कारण ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि ये विश्वास करने लायक आदमी है और ये कंपनी विश्वास करने लायक है, तो ये विश्वास करने लायक है। और संतोष नायर कभी भी सोच विचार किए बिना बात करता नहीं है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं। तो ये विश्वास के ही हकदार है। और केरला में जब इनको अवार्ड दिया गया था फॉर द बेस्ट परफॉर्मर एंड द बेस्ट एंटरप्रेन्योर, इस तरह से केरला में इनका बड़ा नाम है और आज तुम्हारे साथ वो काम कर रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह का कंपनी में तुम लोग काम कर रहे हो। और किसी जमाने में ये भी जीरो था और किसी जमाने में ये भी जीरो था।
और किसी जमाने में ये भी जीरो था, और किसी जमाने में ये भी जीरो था, और किसी जमाने में ये भी जीरो था, और किसी जमाने में ये और ये और ये सब लोग जीरो थे, और किसी जमाने में हम भी जीरो थे, और किसी जमाने में ये और ये और ये और ये लोग सब जीरो थे। लेकिन इन सब लोगों ने जीरो से हीरो बनने का कसम खाया, और उन्होंने की जीत की तैयारी। इन्होंने की जीत की तैयारी। और ये लोग सब लोग रफ डायमंड थे, कोयले के अंदर बैठा हुआ रफ डायमंड की कोई खास कीमत नहीं होती है। फिर वो रफ डायमंड को कोयले के खजान से निकाला जाता है, फिर वो डायमंड के ऊपर 4 चीजें की जाती है। डायमंड के ऊपर 4 चीजें की जाती है। सबसे पहला उसका कलर, डायमंड की 4 क्वालिटी होती है। खास करके डायमंड की सबसे पहली क्वालिटी कलर, जो उसका नेचुरल कलर है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अंदर का जो आदमी का नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फितरत है ना, उसको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि अगर वो बेईमान है तो वो बेईमान है। कहने का मतलब ये है कि जो फितरत है वो बदला नहीं जा सकता, अनलेस वो बहुत मेहनत करके अपने आप में काफी परिवर्तन अगर वो लाता है तो कहने का मतलब ये है कि डायमंड की नेचुरल क्वालिटी में कलर आता है, क्लैरिटी आता है, कैरेट आता है, लेकिन नेचुरल क्वालिटी में एक चीज बिल्कुल नहीं आता है, और वो है कट। तो इंसान लोग डायमंड को करते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई कट नहीं कर सकता। जैसे डायमंड को उठा के उसको छीनी हथौड़ी मार के उसको रफ डायमंड से क्रूअल डायमंड से उसको पॉलिश करके उसको कट करके अलग अलग जगह पे उसको फटका मार के उसको कट करके उसके अंदर वो क्लैरिटी को लाया जाता है। इस तरह से आपको अगर जीत की तैयारी करनी है, अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, तो आपको अपने आप को कट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को अलग अलग तरीके से तकलीफों में डालना पड़ेगा। क्योंकि जब आदमी को कट किया जाता है तो वो बहुत तकलीफ से और बहुत अड़चनों से गुजरता है। तो जो इंसान अड़चनों में गुजरता है वो अपने आप को कट करता है, जो पढ़ता लिखता है वो अपने आप को कट करता है, जो ऑडियो वीडियो सुनता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है, जिसका गोल बड़ा क्लियर है, वो सब लोग वो इंसान होते हैं, वो जबरदस्त तरीके से अपने आप को कट करते हैं। और जब वो कट करते हैं वो आग से गुजरते हैं। अगर आप सोने को अगर आग में डालेंगे तो तपता रहता है। इसी तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि जो इंसान अपने आप को लगातार कट करता है वो आग से गुजरता है, और वो आग से गुजरना, आग ही आग, आग ही आग। अगर मैं बोलूं अपने आप को लगातार आग में रखना, मेरे को 50 बरस का उम्र हो गया, लेकिन 30 साल पहले जो मैंने अपने आप को आग में डाला, जिस तरीके से मैंने अपने आप को तपाने की कोशिश की, जिस तरीके से मैंने अपनी पर्सनैलिटी में आग लगा के, जिस तरह से मैंने अपने कपड़ों पे आग लगा के, जिस तरीके से मैंने अपने सोच में आग लगा के, जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में आग लगा के अलग अलग जो पुराना था उसको जला दिया, पुराना तरीके को जला दिया, पुराना कोट को जला दिया, पुराना सोच को जला दिया, पुराना स्टाइल को जला दिया, पुराना काम करने के तरीके को जला दिया। इस तरह से जला जला के आग ही आग में रह के मैंने अपने आप को जीत के लिए तैयार किया। और इसीलिए हर इंसान, और जो इंसान इस तरह से आग में खेलता है, जो इंसान इस तरह से अपने आप को तैयार करता है, वही इंसान सक्सेसफुल होता है, वही इंसान सक्सेसफुल होता है। और मैं अगर अपनी कहानी शुरू करूं और ये बताऊं तो आज से कई साल पहले की बात है। 1983 में मैंने अपना करियर चालू किया एज ए डोर टू डोर सेल्समैन। लेकिन उसके पहले मैं रोज सुबह उठता था, सुबह जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था। न्यूज़पेपर डालने के बाद चीरा बाजार, न्यूज़पेपर मैं लोखंडवाला के गलियों में डालता था। उसके बाद मैं चीरा बाजार में चरनी रोड में जाके अपना कॉलेज, हिंदुजा कॉलेज में जाता था। दोपहर को मैं चीरा बाजार में अकाउंटेंट का नौकरी करता था और रात को मैं ट्यूशन लेता था। इस तरह से गरीब मेरी जिंदगी बीत रही थी। गरीबी से मुझे प्यार हो चुका था, सोच मेरी छोटी थी, काम करने का तरीका मेरा छोटा था। ट्रेनों में ट्रैवल करता था, सेम शर्ट 4 दिन
पहनता था, एक ही चप्पल कई सालों तक, इस तरह का छोटा जिंदगी में बिता रहा था। ये 1983 की बात है। रात चलते चलते एक दिन मेरा दोस्त जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, स्वामीनाथन अय्यर, मुझसे मिला और पूछा तू करता क्या? मैं बोला रोज सुबह जाता हूँ, न्यूज़पेपर डालता हूँ, उसके बाद कॉलेज जाता हूँ, उसके बाद दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ, रात को ट्यूशन लेता हूँ। तब अय्यर ने मेरे चेहरे पे देख के बोला, संतोष नायर, एक जमाने में तू बोलता था तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू हीरो बनेगा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन तेरी हरकतें जो तू कर रहा है, जो तू हरकतें कर रहा है, जैसे न्यूज़पेपर का धंधा कर रहा है, अपना गली का कुलकर्णी पिछले 35 साल से न्यूज़पेपर का धंधा कर रहा है, 35 साल में साइकिल में था और मैक्सिमम स्कूटर में आया, न्यूज़पेपर का धंधा करके कोई भी इंसान बड़ा नहीं हुआ। ऐसा अय्यर ने मुझसे कहा, 2 वक्त की रोटी तेरे को मिल जाएगा, लेकिन जिंदगी में तू बड़ा काम नहीं कर पाएगा। और जो तू अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा है, कितना पगार है तेरा? आज तो 400 रुपए, अगले साल वो 500 हो जाएगा, अगले साल वो 600 हो जाएगा, अगले साल वो 700 हो जाएगा। आज से 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की हो जाएगी तो तेरा इनकम विल बी 10,000, 12,000, 14,000। किस तरह का तू शादी करेगा? क्या तेरे बच्चे होंगे? कौन से स्कूल में जाएंगे? उनके सपने कभी पूरा नहीं होगा। जिस तरीके से तू गरीब रहा, जिस तरीके से तेरे सपने कभी पूरे नहीं हुए, जिस तरीके से तेरे बाप ने तेरे को वो सब नहीं दिया जो तेरे को चाहिए था ताकि तू बड़ा इंसान बन सके, ये जो तू काम कर रहा अकाउंटेंट का, इससे तू बड़ा आदमी बन नहीं सकेगा। और रात को जो तू एक ट्यूशन लेता है उसमें 100 रुपया मिलता है, 2 ले ले 200 मिलेगा, 3 ले ले 300। ये गरीब सोच तेरी बदलेगी कब? और ये गरीबों जैसे हरकतें तेरी जो दिन बदलेगा वो दिन तू हीरो बनेगा, वो दिन तू काम उस तरह का करेगा। क्योंकि जो अकाउंटेंट होता है ना, वो कभी अपने आप को पॉलिश नहीं करता। जो स्कूल का टीचर होता है ना, वो कभी अपने आप को पॉलिश नहीं करता। जो एक बैंक में काम करने वाला साधारण कैशियर, वो सुबह जाता है 9:30 बजे, शाम को वापस आता है, वो ना कभी अपने कपड़ों में, चाल में, ढाल में, विचार में, सोच में, तरीके में, विश्वास में, कॉन्फिडेंस में, कौशल्य में, नॉलेज में किसी तरह का वृद्धि नहीं करता। और इसीलिए वो साधारण था, वो साधारण है और वो मरेगा साधारण ही। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए जरूरी है कि आदमी अपने आप को तैयार करे। जीतना हर आदमी का गेम है, लेकिन हर आदमी अपने आप को तैयार नहीं करता। जब स्वामीनाथन अय्यर ने मुझसे पूछा और कहा कि तू लाइफ में बड़ा आदमी नहीं बनेगा, तब मैंने अय्यर से पूछा, यार तू डरा मत, मेरे को बता करना क्या है। तब उसने कहा, जिंदगी बनानी है, नाम कमानी है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, और अपनी चाहतों के हिसाब से अगर जिंदगी जीनी है, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं। अपनी चाहतों के हिसाब से अगर तेरे को जिंदगी जीनी है, चाहतों के हिसाब से मतलब आज अपने को चाहा था स्कोडा लेने का, अपने स्कोडा लिया। आज अपनी चाहत है मर्सिडीज का, अपने मर्सिडीज लिया। लेकिन जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो वेस्टर्न रेलवे जिंदाबाद। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो 1 बेडरूम हॉल किचन में हो सकता है। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो अपनी चाल में सकती है। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो अपन अपने स्कूल में अपने बच्चे लोगों को म्युनिसिपैलिटी स्कूल में डाल दिया तो उसकी जो जरूरत थी नॉर्मल एजुकेशन का वो पूरा हो गया। लेकिन अगर आपकी बेटी की चाहत अमेरिका में जाके एक डिजाइनर बनने का और उसके लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपया लगने वाला है, तो वो बात चाहत की है, वो जरूरत की नहीं है। और उसने जब मुझसे कहा, स्वामीनाथन अय्यर ने, कि तुझे चाहतों के हिसाब से अगर अपनी जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से तड़प तड़प के अगर नहीं जीनी है, तो एक ही प्रोफेशन है, एक ही धंधा है, एक ही काम है, एक ही औहदा है, एक ही चीज है जो तू कर सकता है, एक ही प्रोफेशन है, एक ही काम है जिसमें अगर तू घुस गया तो तू मालामाल बनेगा। तो मैंने पूछा उससे क्या? तो उसने कहा सेल्स। ऐसे कहा सेल्स। मैंने कहा कि मैंने तो सेल्स कभी किया नहीं है। तो उसने कहा, अमिताभ एक्टिंग के पहले कभी एक्टिंग नहीं किया, आशा भोसले गाना गाने के पहले गाना कभी गाया नहीं, इनो मोहम्मद मजीद जो साहब है वो आयुर्वेदिक के बारे में पढ़ाई करने के पहले में, उसके पहले उसको मालूमात नहीं थी, डॉक्टर बनने के पहले वो डॉक्टर था नहीं। तो हर इंसान को तैयार करना पड़ता है अपने आप को, और तुझे भी सेल्स में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। चला जा तू सेल्स के दुनिया में, और अगर तुझे महीने का 5,000 चाहिए तो 5,000 मिलेगा, महीने का
50,000 चाहिए तो सेल्स में 50 मिलेगा। मैंने कहा 5 लाख रुपया चाहिए तो सेल्स में मिलेगा। तेरी चाहतों के हिसाब से तेरी दुनिया चलेगी। ऐसा जब अय्यर ने मुझसे कहा तो मैंने ठान लिया मन में कि अभी तैयारी करनी है जीत की, और ठान लिया मन में कि अब जीरो रहना नहीं है, और ठान लिया मन में कि अब कट करना है अपने आप को और डायमंड बनना है लाइफ में। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्समैन बनूंगा। तो उन दिनों में मैंने बहुत सारे इश्तिहार में अप्लाई किया, किसी ने अपने को बुलाया नहीं। इश्तिहार पे अपन अप्लाई कर रहे थे। फिर एक दिन मैंने एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें लिखा था बड़ा आदमी बनना चाहते हो, 6 महीने में बाइक लेना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करने चाहते हो तो आ जाओ वॉक इन इंटरव्यू यूरेका फोर्ब्स। सुना है यूरेका फोर्ब्स? उस कंपनी का एडवर्टाइजिंग था। और हमारे पास वर्ली में, हम अंधेरी में रहते थे, वर्ली में जाने के लिए पैसा नहीं है। अपना दोस्त केवल राज सालियन के पास गया, 5 रुपया उससे उधार लिया और मैं चला गया वर्ली में। लंबा स्टोरी शॉर्ट करना चाहता हूं। पहला इंटरव्यू मेरा राजेश मल्होत्रा बोल के आदमी ने लिया। मल्होत्रा साहब 3 चीज करते थे। अगर आदमी अच्छा लगा तो सिलेक्ट, आदमी ठीक ठाक लगा तो रिजर्व कैंडिडेट, रिजर्व याला नंतर घेऊया, और अगर आदमी अच्छा लगा तो सिलेक्ट। मल्होत्रा साहब ने मेरे को पहले कैटेगरी में डाल दिया, जिसमें उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ना मैं सेल्समैन जैसा दिखता था, ना मैं बोलता था, ना मेरी सोच वैसा उनको नजर आया। उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि हम बर्फी वाला स्कूल में पढ़ते थे। डॉन बॉस्को एजुकेटेड मल्होत्रा साहब ने जब अपने को अंग्रेजी में बहुत सारा पूछा तो हम जवाब नहीं दे सके। मल्होत्रा साहब ना सिलेक्ट किया ना रिजर्व में डाला, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और कहा मुंह पे देख के ये कि हम 15 दिन में बताएंगे। तभी मुझे नहीं मालूम था कि 15 दिन में बताने का मतलब है कि अपने को ऑलरेडी उसने रिजेक्ट कर दिया। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि लोग अपने को घुमाने के लिए बोलते हैं ना, सोच के बताएंगे, बाद में बताते हैं। इसका मतलब है अपने को लात मार के उन्होंने भगा दिया। ये बात वो जमाने में नहीं समझ में आया, ये तो बाद में अभी समझ में आता है कि टोपी लगाने के लिए लोग इस तरह से बोलते हैं, मी नंतर कळू तुला, मी बोलतो तुझ्याशी, नंतर ये तू, इस तरह से वो बात करते हैं। तो रिजेक्ट कर दिया। अब मैं तो ये इंतजार में था कि 15 दिन में वो बताएंगे, लेकिन महीना भर में कुछ भी न्यूज़ नहीं आया। कहानी ऐसी जाती है कि मल्होत्रा साहब ने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बंबई आधा वो संभालते थे, आधा बंबई गुप्ता साहब बोल के दूसरा मैनेजर संभालते थे। उनको आदमियों की जरूरत पड़ी, वो मल्होत्रा साहब के पास गए और उन्होंने कहा, यार तूने बहुत सारे आदमियों को लिया है, लास्ट टाइम मैंने देखा वॉक इन इंटरव्यू में तेरे इधर 200-300 आदमी लोग आए थे, तो तेरे पास कोई कैंडिडेट है सिलेक्टेड तो मुझे दे दे। मुझे एक लोकेशन और एक ग्रुप चालू करना, एक टीम चालू करना। तो मल्होत्रा साहब ने कहा कि ये टाइम तो बहुत अच्छे आदमी नहीं मिले, इसके लिए मैंने सबको, थोड़ा ही मिला मेरे को सिलेक्टेड, तो मेरे पास नहीं है सिलेक्टेड कैंडिडेट। अच्छा, बोले तेरे पास कोई रिजर्व कैंडिडेट है तो वो दे दे, मैं उससे ही टीम चालू करता हूँ, गुप्ता साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे पास रिजर्व कैंडिडेट भी नहीं है, मैंने सबको सिलेक्ट करके ले लिया। अच्छा, बोले तेरे पास रिजेक्ट माल तो होगा तो वो ही दे दे मेरे को। तो मल्होत्रा साहब को गुप्ता साहब को मल्होत्रा साहब ने वो जो 150-200 आदमी जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, वो रिजेक्टेड आइटम का सब फॉर्म दे दिया, उसमें अपना भी नंबर था। उस रिजेक्टेड फॉर्म के अंदर तो वो सब जीरो के फॉर्म से, वो सब जीरो वाले थे। वो जीरो के फॉर्म से गुप्ता साहब ने मालूम नहीं कौन सा टेक्निक यूज करके उसमें से छाटम छाट करके अपने को एक टेलीग्राम भेजा। ये 1985 की बात है, उस जमाने में SMS वगैरह नहीं होता था, टेलीग्राम होता था। और जब एक दिन दोपहर को, गांधी जयंती के दिन दोपहर को 2 बजे टेलीग्राम आया, मेरे हाथ में आया। नसीब मेरा था कि मेरे हाथ में आया और मैंने वो खोल के देखा, रिपोर्ट फॉर फाइनल इंटरव्यू, रिपोर्ट फॉर फाइनल इंटरव्यू, ऐसा करके उसमें लिखा था 3 तारीख अक्टूबर को आ जाओ, सुबह 9:30 बजे फाइनल इंटरव्यू है। मैंने किसी को बताया नहीं, भाग भाग के गया अगले दिन वहां पर और उनके पास जाके इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा क्या करना चाहोगे? ऐसे सर आप बताइए, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। आप बोलेंगे चर्ची गेट में रोज सुबह चड्डी सर पे पहन के खड़े रहने से पैसा मिलता है, तो मैं एक रात पहले से ही खड़ा हो जाऊंगा। आप मेरे को बताओ करने का क्या है। तो इस तरह से मैंने उनसे पूछा
उसने कहा कि क्या कर, मैं बोला सर मेरे को पैसे चाहिए। बोलता ये लाइन में बड़ा इज्जत है, नाम है, शौहरत। मैं बोला इज्जत बिज्जत नहीं चाहिए, अपने को रोकड़ा चाहिए, क्योंकि 18 महीने से भाड़ा नहीं भरा है महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को, माँ का इलाज के लिए पैसा नहीं है, बड़ी बहन का शादी नहीं हो रहा, पैसे नहीं है घर में, छोटी बहन का शादी नहीं हो रहा, पैसे नहीं है हाथ में, डॉक्टर को 6 महीने से पैसा नहीं दिया, किराने वाले को 6 महीने से पैसा नहीं दिया, न्यूज़पेपर वाले को 3 महीने से पैसा नहीं दिया, मेरे को आगे पढ़ने का था, पैसा नहीं था। ऐसे सिचुएशन में ये बोलता इज्जत मिलेगा, नाम मिलेगा, वो किधर डालेगा अपन? तो हमने कहा मेरे को इज्जत बिज्जत नहीं चाहिए सर, अपने को बताओ रोकड़ा कैसा कमाने का है, टेल मी पैसा कैसा कमाने का। बोलता है आई विल टीच यू हाउ टू सेल। एक बैच मैं कल सुबह 4 अक्टूबर को चालू कर रहा हूं, मैं एक बैच चालू कर रहा हूं 14-15 लोगों का, और एक मैं 15 दिन के बाद ज्वाइन चालू कर रहा हूं, तू कौन सा ज्वाइन करना चाहेगा? तो हीरो जो 0 लोग होते ना, तो मैंने बोला 15 दिन के बाद आता हूं। ये 0 लोग का यही काम होता है, कल सुबह मौका है, वो 0 लोग कभी पकड़ेंगे नहीं, 15 दिन डीले करें। मैं बोला 15 दिन के बाद आता हूं, बाकी सब काम सल्टा बिल्टा के मैं आता हूं। अभी सल्टाने के लिए क्या है लाइफ में? कुछ भी है नहीं, 8 आना है नहीं तेरे जेब में, क्या सल्टाएगा तू? फिर 0 लोग ऐसे बात करते हैं मैं सल्टा के आता हूं जैसे कि अंबानी की औलाद है, बहुत कुछ सल्टा के आने का है, इधर कुछ है नहीं। तो गुप्ता साहब ने कहा कि अगर तू कल सुबह ज्वाइन करता है तो तेरे को लाइफ में 15 दिन का एडवांटेज रहेगा, जिंदगी में तू हमेशा 15 दिन आगे रहेगा। 15 दिन में तेरे को मार्केट के बारे में खबर मिल जाएगा, 15 दिन में प्रोडक्ट के बारे में समझ आ जाएगा, 15 दिन में सेल्स के बारे में समझ आएगा, 15 दिन में तेरा नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा। ये बात 0 को समझ में आया। इसका मतलब है कि अंदर हीरो बनने की चाहत थी अपने में, तभी वो समझ में आया। क्योंकि कई लोग जो 0 है ना, उनको कुछ भी अच्छा बोले दिमाग में बात जाता ही नहीं है। मतलब क्या है, पैदाइशी 0 है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, और वो 0 ही रहेगा। देयरफॉर 0 वही आदमी रहता है जो वातावरण से आया हुआ इंफॉर्मेशन, वातावरण से गुप्ता साहब ने जब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भैया हीरो बनने के लिए ये कलाकारी मैं सिखाऊंगा, कल सुबह आता है क्या, तो पकड़ लिया मैंने वो अपॉर्चुनिटी और कहा कि यस सर कल से आता हूं। तो वहां से अपना जो हीरो बनने का कार्यक्रम शुरू हुआ। आज उस बात को 30 साल हो गए, मैंने मुड़ के पीछे कभी देखा नहीं है। उस जमाने में यूरेका फोर्ब्स में आदमी 4 वैक्यूम क्लीनर बेचता था महीने का एवरेज। 3,500 सेल्समैन होते थे हमारे कंपनी में, और 3,500 सेल्समैन का एवरेज निकालेगा तो वैक्यूम क्लीनर जो साफ सफाई करने का जो मशीन है उसमें एवरेज 4 का बिकता था। हर आदमी 4 बेचता था, 2, 3, और अगर आपने 6-7 बेच दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको बढ़िया होटल, उड़पी होटल है गुरुदेव बोल के सामने, उसमें वो लेके जाता था। और अगर आपने 10-12 बेच दिया तो आपका रीजनल मैनेजर आपको उससे भी बढ़िया होटल में, एयर कंडीशन होटल में लेके जाके खाना भी ना खिलाएगा। और अगर आपने 12 या 14 बेचा तो आपका कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फतिया, अपना स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार, जो उस जमाने में सबसे महंगा गाड़ी होता था, उसमें आता था और ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के एक रेस्टोरेंट है वर्ली में, वहां लेके जाता था। तुमको बियर चाहिए, चिकन चाहिए, जो भी चाहिए खिलाएगा, और बदन का कोई भी पार्ट पे चुम्मा लगाने को रेडी था। अगर तुमने 14 बेचा और मार्फतिया साहब को बोला इधर चुम्मा लगाओ, तो वो तेरे कुंडी में चुम्मा लगाएगा, क्योंकि उसको सेल्समैनों से बहुत प्यार था। उसको लगता था कि जो 14-15 बेचता वो बापू है, बापू। और वो जमाने में अपना 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ, 4 अक्टूबर को ज्वाइन किया, 11 अक्टूबर को ग्रैंड रोड बाजार में अपन उतरा। माई टेरिटरी वॉज रेड लाइट एरिया। मेरे को मेरे बॉस ने बोला उधर जा। मैं बोला सर उधर कैसा माल बेचेंगे, वैक्यूम क्लीनर? बोलता उधर बहुत पोटेंशियल है। तो मेरे को लगा कि गुप्ता साहब जाते होंगे तो उनको पोटेंशियल के बारे में ज्यादा मालूम है, तो मैंने मन में ठान लिया कि मैं उधर ही बेचेगा।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी है कि 20 दिन में मार्केट में था वो एरिया के अंदर 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा मैंने पहले महीने में। तो सबको लगा कि फ्लूक में हुआ, मेरे को भी लगा फ्लूक में हुआ। कभी कभी अपन डायमंड भी फ्लूक में बन जाते, अपने को पता ही नहीं चला बना कैसे, लेकिन बन गए, तो इसी तरह से 26 बिका ऐसे फ्लूक में। ऐसा मुझे भी लगा, दुनिया को लगा, लेकिन फ्लूक नहीं था, क्योंकि अगले महीने में मैंने 32 बेचा, उसके अगले महीने में मैंने 33 बेचा, उसके अगले महीने में मैंने 36 बेचा, उसके अगले महीने में 37 बेचा, उसके अगले महीने में 39 बेचा, उसके महीने में 41 बेचा, उसके अगले महीने में 43 बेचा। लेकिन मैंने जीवन में पिछले महीने से कम कभी नहीं बेचा, कभी नहीं बेचा। तो उन्होंने मेरे को इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन बन गया, इंडिया का रातों रात नंबर 1 सेल्समैन मैं बन गया। तो उन्होंने मेरे को ग्रुप लीडर बना दिया, मेरे साथ 4 आदमी डाल दिया, इंडिया का नंबर 1 ग्रुप लीडर बना। तो उन्होंने 12 आदमी दे दिया एक ग्रुप लीडर के साथ, मैं इंडिया का नंबर 1 सेल्स सुपरवाइजर बना। तो उन्होंने फिर मेरे को ब्रांच मैनेजर बनाया, 29 आदमी दिए, मैं इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर बना। पहली बार इंडिया में 200 सेल एक ब्रांच ने हमने किया, पहली बार 300 सेल यूरेका फोर्ब्स में हमने किया, पहली बार 400 सेल एक ब्रांच ने हमने किया, पहली बार 500 सेल एक ब्रांच में हमने किया। हमारा काम ही था रिकॉर्डें बनाना और रिकॉर्डों को तोड़ना। इस तरह से हमने अपना जीवन को चालू किया और फिर हम डिप्टी डिविजनल सेल्स मैनेजर बने, डिविजनल सेल्स मैनेजर बने, एरिया सेल्स मैनेजर बने, रीजनल सेल्स मैनेजर बने। और फिर उसके बाद सीज फायर बोल के फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी, लाल कलर का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, उस कंपनी में डीजीएम बने और जनरल मैनेजर बने। और फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग कंपनी टीम प्रोडक्टिविटी बोल के कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बने और वहां का हम डायरेक्टर बने। और 15 साल पहले हमने स्मार्ट बोल के ये ट्रेनिंग कंपनी शुरू की, जो इंडिया का जाना माना ट्रेनिंग कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर होवे, कोको कोला होवे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल होवे, फोर्ड होवे, हुंडई होवे, महिंद्रा एंड महिंद्रा होवे, एशियन पेंट्स होवे, दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को ट्रेन करने के बाद आज से करीबन 8-9 साल पहले हमने कहा कि अब ये बड़े कंपनियों को छोड़ देंगे और स्मॉल मीडियम नैनो माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो छोटे धंधे वाले 10 करोड़ 100 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे। और आज हम लोगों का कंपनी पूरा छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस के धंधे वालों के लिए काम करती है। इस तरह से एक भयंकर 120 जन का कंपनी को हमने बनाया। मुझे याद है मेरा पहला घड़ी था हेनरी सैंडोज एंड फिल्स, पहला घड़ी था मेरा हेनरी सैंडोज एंड फिल्स। 25वां हैंड है मेरे ख्याल से, जो मेरे बाप ने मेरे को गिफ्ट दिया था, सेकंड हैंड भी नहीं था वो, 25वां हैंड था। 25 रुपया का लिया था मेरे फादर ने, वो मेरा पहला घड़ी था। मैंने टारगेट रखा कि मैं 500 रुपये का सिटीजन कॉर्ड्स खरीदूंगा मेरे पहले पगार से, और मैंने वो खरीदा। उसके बाद मैंने लक्ष्य रखा, पर्पस रखा, गोल रखा कि अब मैं 1200 का घड़ी खरीदूंगा, टाइटन क्लासिक खरीदा। फिर मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 5000 का घड़ी खरीदूंगा, फिर मैं 50,000 का घड़ी खरीदूंगा। फिर लक्ष्य रखा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5,60,000 रुपए का मैंने घड़ी का टारगेट रखा और मैंने रोलेक्स का घड़ी 5,60,000 का खरीदा। मुझे याद है मेरा जो पहला पेन होता था वो 2 रुपए का शार्प का पेन होता था, जो वेस्टर्न रेलवे में अपन ट्रेन में जब जाते हैं तो वो बेचने के लिए आदमी आता है। तब मैंने टारगेट रखा कि मैं विल्सन का पेन रखूंगा 40 रुपया का, 40 रुपए का विल्सन का पेन रखता था। उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं पेन रखूंगा 100 रुपये का, और फिर वो 100 रुपये का मैं फ्लेयर का पेन रखता था। उसके बाद 400 रुपये का शेफर का पेन रखता था, 1000 रुपये का सिल्वर क्रॉस पेन रखता था, 2000 का गोल्ड क्रॉस पेन रखता था, 25,000 का मॉन्ट ब्लैंक रखता था। आज 3 लाख रुपये का 3 लाख रुपये का अपन पेन अपने इधर जेब में लगा के घूमते हैं। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स कि मेरा पहला महीने का सैलरी था 500 रुपया। फिर मैंने कहा, लक्ष्य रखा कि अब मैं 5,000 रुपया कमाऊंगा महीने का। भागा भागा भागा, अपने आप में परिवर्तन लाया, कपड़ों में परिवर्तन लाया, बोली में परिवर्तन लाया, चाल में परिवर्तन लाया, सोच में परिवर्तन लाया, सोच में कंप्लीट परिवर्तन लाया। और फिर हमने कहा 50,000 रुपये महीने का कमाएंगे, फिर हमने कहा 2 लाख महीने का कमाएंगे, फिर हमने कहा 5 लाख रुपये महीने का कमाएंगे। जब हम 5 लाख रुपये महीने का कमाते थे, हमने लक्ष्य रखा, पर्पस रखा, गोल रखा कि अब ये महीने का कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, अब हमको दिन का चाहिए।
तो दिन का हमने टारगेट रखा कि हम 3,000 रुपया कमाएंगे, फिर दिन का 10,000 रुपया कमाएंगे, दिन का 4 लाख कमाएंगे, दिन का 5 लाख कमाएंगे, दिन का 7 लाख रुपया। जब दिन का 7 लाख रुपया कमाते थे तो हमने कहा अब ये इस तरह का गरीब जिंदगी हम जी नहीं सकते। दिन में खाली 7 लाख रुपया कमा के कैसा आदमी जिएगा दिन में? तो हमने कहा